हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 18 जिसमें हम हमारे चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 करने वाले हैं। पिछले वीडियो में गाइस हमने इसके पार्ट 1 में स्टाफिंग का एक इंट्रोडक्शन और इसकी इम्पोर्टेंस की थी। आज हम करने वाले हैं स्टाफिंग प्रोसेस। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में ये तो देख लिया कि स्टाफिंग होता क्या है, स्टाफिंग किसको कहते हैं, स्टाफिंग करना क्यों ज़रूरी है। लेकिन ये भी तो देखें कि स्टाफिंग करते कैसे हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है स्टाफिंग करने के लिए, या क्या प्रोसीजर है इसका। इसी के साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टाफिंग प्रोसेस, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैन पावर प्लानिंग और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब हमें पता है गाइस कि हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए, तो सिंपल सी बात है, इसमें हम फोरकास्टिंग तो करेंगे और साथ ही कुछ एस्टिमेशन भी करेंगे। इसीलिए इस पॉइंट का नाम है एस्टिमेटिंग करना। हम एस्टिमेट ये करते हैं कि हमें कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कितने एम्प्लॉयज़ की हमें नीड है। उसके लिए हमें 2 टाइप ऑफ एनालिसिस करने पड़ते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है हमारा वर्कलोड एनालिसिस। इसमें हम ये देखते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ एंड किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है अपनी जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। फिर सेकंड एनालिसिस होता है हमारा वर्कफोर्स एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं कि अभी कितने हमारे पास अवेलेबल हैं एम्प्लॉयज़, कितना हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए। फिर हम देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस। फॉर एग्जांपल वर्कलोड एनालिसिस से हमें ये पता चला कि हमें रिक्वायरमेंट है 50 एम्प्लॉयज़ की अपने गोल को अचीव करने के लिए, यानी हमारी जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें इस टाइम 50 एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। और हमें वर्क फोर्स एनालिसिस से ये पता चला कि हमारे पास हैं सिर्फ 30, यानी कि हमारे पास इस टाइम 20 एम्प्लॉयज़ की, यानी कि 20 हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की हमारे पास अभी कमी है। तो इस कमी को भरने के लिए हम करेंगे स्टाफिंग। लेकिन ऑन द अदर हैंड एनालाइज करके हमें ये पता चला कि हमें नीड तो है 50 एम्प्लॉयज़ की, लेकिन हमारे पास हैं 70। तो जो एक्स्ट्रा हमारे पास 20 एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें या तो हम ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव करेंगे या फिर हम उन्हें ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमारे पास 2 वेज़ होते हैं अपने ओवर स्टाफिंग को प्रॉपरली बैलेंस करने के। लेकिन अगर हमें ये भी पता चले कि हमारे पास उतने ही एम्प्लॉयज़ हैं जितने की हमें रिक्वायरमेंट है, यानी 50 चाहिए और 50 ही हैं, फिर हमें स्टाफिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पता चलता है हमें एस्टिमेट करके कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है नियर फ्यूचर में। ये था हमारा पहला पॉइंट। सेकंड स्टेप आता है हमारा रिक्रूटमेंट, कि हमने मैन पावर रिक्वायरमेंट देख ली कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें करनी पड़ेगी रिक्रूटमेंट। द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग और इंड्यूसिंग द कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि उन्हें इस वे में अट्रैक्ट करना कि वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। इसके कई सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्स होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज भी होते हैं, जो हम डिटेल में करेंगे। लेकिन अभी हमने देख लिया कि हमने रिक्रूटमेंट के लिए सपोज़ कर लो हमने एडवर्टाइजमेंट कर दी, या फिर हमने न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड्स में भी रिक्रूटमेंट कर दी। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे अप्लाई करने के लिए किसी भी जॉब के लिए। फिर थर्ड स्टेप आता है हमारा सिलेक्शन, कि एम्प्लॉयज़ आ तो गए अब रिक्रूटमेंट से, लेकिन अब उन्हें सेलेक्ट करना होता है, चूजिंग द मोस्ट सूटेबल एम्प्लॉय फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, कि जिस जॉब के लिए उन्होंने रिक्रूट किया है इतने सारे एम्प्लॉयज़ में से कुछ एक एम्प्लॉयज़ को हम सेलेक्ट करते हैं। दैट्स वाई सिलेक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस, बिकॉज द नंबर ऑफ सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ आर फार लेस देन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड एम्प्लॉयज़। कि हमें रिक्वायरमेंट थी सिर्फ 40-50 एम्प्लॉयज़ की, लेकिन हमने रिक्रूटमेंट करके टेलीविज़न पे ऐड दे दी, हमने न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे पास एक बड़े लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयज़ आ गए, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने इंटरव्यू दिया, लेकिन उनमें से हमें सेलेक्ट तो सिर्फ कुछ एक एम्प्लॉयज़ को करना है। कि अगर हमारे पास 500-600 एम्प्लॉयज़ आ गए, चाहिए तो हमें सिर्फ 50-60, और जो बचे इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें हमें रिजेक्ट करना होगा। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस। फोर्थ स्टेप आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, कि आपने सिलेक्शन कर दी, जिन एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया है जिस पोजीशन के लिए, उस पोजीशन
को उन्हें असाइन करना या जिस जॉब को वो परफॉर्म करेंगे वो जॉब से उन्हें फेमिलियर करवाना कहलाता है प्लेसमेंट। और ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जो हमारे न्यूली सिलेक्टेड, जो हमने अभी नए एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया, उन्हें मिलवाएंगे उनके सुपीरियर से, उनके सबॉर्डिनेट से, सभी स्टाफ मेंबर से उन्हें फेमिलियर करवाएंगे कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन नया नया ना लगे और वो अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर सकें उस ऑर्गेनाइजेशन में। यही प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन का एम होता है। फिफ्थ स्टेप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हमने प्लेसमेंट कर दी उनकी, जो हमारे नए एम्प्लॉयज़ आए हैं, लेकिन टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग देना भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी आजकल अपग्रेड हो रही है, तो इस अपग्रेडेशन के साथ ही उन्हें भी इस न्यू टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती रहनी चाहिए। ट्रेनिंग क्या होता है गाइज? ट्रेनिंग इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच एप्टीट्यूड्स, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉय टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इम्प्रूव्ड। कि एक स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए टैलेंट और स्किल जो हमारे एम्प्लॉयज़ का होता है वो इम्प्रूव हो जाता है ट्रेनिंग के द्वारा। फिर होता है हमारा डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट होता है वो होता है ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करना, वो होता है डेवलपमेंट। क्योंकि ट्रेनिंग है एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो उस एम्प्लॉय के करियर से रिलेटेड होता है। सिक्स्थ पॉइंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। हम एंड में, मंथ एंड में या फिर ईयर एंड में अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं कि भाई जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए थे, कि अगर हमने 50,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के स्टैंडर्ड को सेट किया तो ये उस स्टैंडर्ड को अचीव कर पाया या नहीं, जो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी ये वहाँ तक पहुँच भी पाया या नहीं। फिर 7 स्टेप आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। जो हमने परफॉर्मेंस को उसकी इवेल्युएट किया उस बेस पे कि अगर उसने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अचीव किया है या उससे ज़्यादा यूनिट्स को उसने प्रोड्यूस किया है, तो उस बेसिस पे हम उसकी प्रमोशन करेंगे कि हाँ भाई इसने तो बहुत अच्छा काम किया है, इसको हायर जॉब पोजीशंस भी ऑफर होनी चाहिए, तो वो होता है प्रमोशन। और बाकी होता है करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग का ही पार्ट होता है प्रमोशन, ट्रांसफ़र हो गया, या अगर उसने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अचीव नहीं किया तो उसकी डिमोशन कर दी जाती है। ये सब उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे ही होता है। एट्थ और लास्ट पॉइंट हमारा आता है यहाँ पर कंपेंसेशन। कंपेंसेशन यानी कि उसको पेमेंट करना, उसको रिवॉर्ड देना, यह सब कंपेंसेशन का पार्ट होते हैं। अब कंपेंसेशन भी हमारी हो सकती है दो तरह की, या होगी डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स या फिर होगी इनडायरेक्ट पेमेंट्स। जो तो होती है हमारी डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स, वो होती है मॉनिटरी फॉर्म में, सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव्स, कमीशंस या उसका बोनस जो हो गया। और डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट भी या तो हो सकती है टाइम बेस्ड, मंथली बेस पे, वीकली बेस पे, डेली बेस पे, या फिर एनुअली बेस पे जो उसको हम पेमेंट करेंगे, या हो सकती है वो उसकी परफॉर्मेंस बेस्ड कि जितने भी उसने यूनिट्स को प्रोड्यूस किया उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट की जाए। लाइक अगर हमने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट की है 50 यूनिट्स पर डे, तो डेली बेस पे अगर हम उसका देखें परफॉर्मेंस बेस पे कि अगर उसने 50 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है तो हम उसको ₹3 पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट करेंगे। अगर उसने 50 से ज़्यादा किया तो उसको ₹4 पर यूनिट के हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। यानी कि कम्प्लीटली उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड है ये उसकी पेमेंट, जो होती है हमारी परफॉर्मेंस बेस्ड। बाकी आती है जो हमारी इनडायरेक्ट पेमेंट्स, वो नॉन मॉनिटरी फॉर्म में होती है। यानी कि ये हो सकता है हमारा इनडायरेक्ट वे में जो हम उसको पेमेंट करें, लाइक रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दी, रेंट फ्री होम हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, या फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो ये फॉर्म होती है उसकी इनडायरेक्ट पेमेंट्स की। तो हमने ये 8 स्टेप्स देखे जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं स्टाफिंग प्रोसेस के लिए। तो इसी के साथ गाइज हमारा पार्ट 2 यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कंपोनेंट्स और वी कैन से एस्पेक्ट्स या एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टाफिंग के। तो गाइज आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा और आपका कंसेप्ट क्लैरिटी भी हुई होगी। एक बार आप अपनी बुक से भी पढ़ लीजिएगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।